जो सारे बच्चों ने मिल करके जो पैसा लगाया, एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश कर लिया, अब वो क्या करेंगे, सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल ऐसे सस्ते दामों पे वो चीजें प्रोवाइड कर देंगे। अब सोचो ये क्या हो गया, बीच से जो मिडिलमैन था वो खत्म, जो बीच का जो ट्रेडर था जो आपसे अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन खा जाता था वो भी खत्म हो गया। तो अब क्या होगी, जो चीजें नॉर्मली बाजार में महंगी मिलती थी अब मुझे सस्ती मिलना शुरू हो गई। भाई लाखों लोगों में से किसी न किसी एक बंदे को तो इलेक्ट करना पड़ेगा, गद्दी पे बैठाना पड़ेगा। भाई ठीक है, हम लोगों के बिहाफ पे तुम डिसीजन लेना, हम लोगों के बिहाफ पे तुम कंपनी को आगे बढ़ाना, हम लोग भाई दूसरा काम कर लेते हैं तुम दूसरा काम कर लो। भाई कोई तो कंपनी चलाएगा, तो जो कंपनी चलाएगा ऐसे पर्सन को सीट पे बैठाने के लिए, कुर्सी पे बैठाने के लिए सर वोट जरूरी है ना। भाई देश का प्रधानमंत्री किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, इसके लिए जनता की भागीदारी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सेम जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे भी है, भाई आपको गद्दी पे बैठाना है तो उसके लिए 1 मेंबर 1 वोट ही आपके लिए रहेगा। अरे यार 10 बंदे आज चले गए हमारी कंपनी, सर यार ऐसे हो गया वैसे हो गया, ना ना ना, स्टेबल एग्जिस्टेंस है। मतलब आप आइए जाइए, डजन डिफरेंट होने, लाखों लाखों मेंबर हो जाते हैं कंपनी में, हजारों हजारों होते हैं सर। तो एक दो के चले जाने से क्या होगा, अब समंदर से 1-2 लोटा पानी निकाल लीजिए, समंदर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, समंदर एचडी से रहेगा। अब जाके समंदर होएगा, अरे यार मेरा 2 लोटा पानी चला गया, ये करेगा ना। तो ये कहानी है सर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की भी। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी आल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव। तो याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम में अगर आपके पास फार्मिंग सोसाइटी एज अ फार्मर का है या एग्रीकल्चरल का है, तो दोनों में क्या है डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमेट हब में। बच्चों अभी हम लोगों ने क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 2 का कुछ पार्ट्स में वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दी है। जैसे उसमें हम लोगों ने पढ़ा है सर सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा सर एज अ पार्टनरशिप के बारे में। अब आज की जो वीडियो बच्चों जो शुरू होने वाली है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एज अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और एक चीज बच्चों याद रखिएगा, आप लोगों ने ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में भी पढ़ा है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो खूब एंजॉय किया होगा, खूब अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा और आपके लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल भी होगी। तो बच्चों बिना किसी टाइम को गंवाए हुए, बिना कुछ ऐसी कुछ बातें करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी। आइए शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, अब आपके मन में आता होगा सर कैसे कई टाइप्स के हमारे जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी कई सारी बिजनेस कंपनियां हैं। अब आपने देखा ना कि भाई 11th में आप लोगों ने क्या देख रहे हैं, आप कब से यही पढ़ रहे हैं ना सर भाई बिजनेस क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है। हम लोगों ने सर वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा, जहाँ पे एक अकेला बंदा खुद ही ओन कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, मैनेज कर रहा था, समझे थे ना। उसके बाद फिर अपने पार्टनरशिप देखा, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिल करके फाइनेंस कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे थे। अब सर हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में भी देखा, जहां पे सर कि आपके पास एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उससे क्या होना चाहिए कि एक हिंदू सक्सेशन एक्ट हमारे पास आएगा और उससे हम लोग क्या कर लेंगे भाई, धीरे 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 अपनी कंपनी को चलाते रहेंगे, बिजनेस चलाते रहेंगे। लेकिन अब बच्चों हम लोग का जो चौथा नंबर का जो पॉइंट पढ़ने हम लोग वाले हैं, ये आपका 4th नंबर पॉइंट है बच्चों, याद रखिएगा ये आपका 4th नंबर पॉइंट है, जिसका नाम है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कोऑपरेटिव मतलब बच्चों पता है क्या होता है, कोऑपरेटिव मतलब होता है एज अ एक दूसरे की हेल्प करना। भाई हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, आप किसी और को कोऑपरेट करिए, हम लोग मिल करके किसी और के लिए कोऑपरेशन चलाएं। देखा होगा ना ऐसे कई सारे मूवमेंट चलाए जाते हैं, ऐसे कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। तो वैसे होता क्या बच्चों कि मान लीजिए कुछ लोग मिल करके, ठीक है, एक साथ में ही कलेक्ट हो जाएं और एक साथ में ही बल्क में किसी गुड्स को परचेस कर लें। अब मान लीजिए कंज्यूमर के लिए हम काम कर रहे हैं और बल्क में जब चीजें परचेस कर लेंगे सस्ती पड़ेगी, और फिर क्या किया जाएगा, धीरे 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 जो बीच में मिडिलमैन्स होते हैं उनको वहां से हटा दिया जाए। तो ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो एस्टेब्लिश किया जाए उसे कहा जाता है बच्चों कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब एग्जांपल समझिएगा, पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है, फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। आइए देखिए क्या लिखा है। देखिए बच्चों, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन इज अ बिजनेस और ऐसी एंटरप्राइज है जो ओन की जाती है या रन किया जाता है जॉइंटली, मतलब मिल करके या कई लोग साथ मिलके चलाएं, बाय इट्स मेंबर, किसके द्वारा, जितने सारे मेंबर मिलके चलाएंगे, जितने सारे मेंबर मिलके ऐड करेंगे, एंड क्या, हु शेयर इन द प्रॉफिट, और जो कंपनी में प्रॉफिट होगा या जो बेनिफिट्स होंगे उसको अपने में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सर ना, तो बिजनेस का मेन मोटिव तो प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है बच्चों वो होता है एज अ सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये सर्विस मोटिव कंपनी है, प्रॉफिट भी होता है भाई, बिना प्रॉफिट की कंपनी कैसे चलेगी भाई, 2 पैसा प्रॉफिट होना चाहिए, हाँ, लेकिन मैक्सिमाइजेशन नंबर पे हमारी कोई प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, हम सर्विस के लिए काम न करें, तो ये जो हमारी जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऐसा काम नहीं करती है। आगे पढ़िए क्या लिखा है, दीज ऑर्गेनाइजेशन प्रियोरिटीज, इनकी जो प्रियोरिटीज, इनकी जो प्राथमिकता होती है बच्चों, द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स, कि भाई जो इतने सारे उनके मेंबर्स हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता दो। कैसी प्राथमिकता दो भैया, तो ऑफ एन फोकसिंग करो भाई, उनके म्यूचुअल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, सेल्फ हेल्प लिया जाए एंड कम्युनिटी का डेवलपमेंट किया जाए, रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर अ फ्यू। तो भाई प्रॉफिट हो लेकिन वो फ्यू हो और सर्विस क्या हो, वो ज्यादा से ज्यादा हो।
अब एग्जाम्पल समझिएगा कि भाई किसी स्कूल में 50 बच्चे, मतलब स्कूल के बच्चों के लिए आपको पता है कई सारे स्कूलों में ऐसा कैंटीन चलता है। अब वो कैंटीन वाला क्या कर रहा है कि बच्चों से मन मांगे दाम पे या मुंह मांगे दाम पे ऐसे क्या कर रहा है, वो ऑलरेडी गुड्स की परचेसिंग कर रहा है और वो सेलिंग भी कर रहा है। आप समझ रहे हैं? अब भाई बच्चों को ना चाहते हुए भी वहां से तो परचेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल के बाहर जाना उनको अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर स्कूल ऐसा कोई परमिशन ग्रांट करता है कि सारे बच्चे मिल करके अपने कोई छोटी सी सोसाइटी या अपना कोई छोटा सा अपना एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर लें, तो क्या होगा बच्चों? सोचो कि वो 50 बच्चे मिल करके क्या करेंगे, पैसे लगाएंगे। समझो भाई, पैसा लगाना जरूरी होगा, पैसे लगाएंगे और जैसे जैसे ही वो पैसे का कंट्रीब्यूशन करेंगे, पैसे लगा क्या करेंगे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश कर लेंगे। देखो होता क्या है ना कि कोऑपरेटिव को चलाने के लिए बच्चों मिनिमम 10 बंदों की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी? मिनिमम 10 बंदे चाहिए। जैसे पार्टनरशिप में 2 था, सोल में अकेला था, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में 2 मेल मेंबर थे, अब तो भाई मेल और फीमेल दोनों आ गए हैं। लेकिन ऐसे कोऑपरेटिव को चलाने के लिए मिनिमम 10 बंदों की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों ने क्या किया, एक साथ पैसा लगाया और क्या किया, एज अ बाहर जाकर के एज अ बड़े जो प्रोड्यूसर्स थे उनसे क्या कर लिया, एज अ गुड्स परचेस कर लिया। समझ रहे हो? क्या कर लिया, एज अ गुड्स परचेस कर लिया बल्क में। और जब बल्क में गुड्स परचेस करेंगे, मतलब चाहे वो बिस्किट हो गई, नमकीन हो गई, टॉफी हो गई, या जो भी छोटे मोटे जो आइटम्स हो गए, उन्होंने क्या किया, बल्क में परचेस किया। अब बल्क में परचेस करेंगे तो सस्ता पड़ेगा, सस्ता रख लिया। अब वो जितने भी सारे बच्चों ने मिल करके जो पैसा लगाया, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश कर लिया, अब वो क्या करेंगे, सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल एज अ सस्ते दामों पर वो चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। अब सोचो ये क्या हो गया, बीच से जो मिडिल मैन था वो खत्म, जो बीच का जो ट्रेडर था जो आपसे अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन खा जाता था वो भी खत्म हो गया। तो अब क्या होगी, जो चीजें नॉर्मली बाजार में महंगी मिलती थी अब मुझे सस्ती मिलना शुरू हो गई। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई 50 लोग मिलकर के किसी के वेलफेयर के लिए काम करें ना, किसी के सपोर्ट के लिए काम करें। भाई सोचिए, आपने सुना होगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। अब ये लोग क्या है भाई कि बहुत सारे कंज्यूमर ने मिल करके एक बात कही कि यार हम लोग अलग अलग मार्केट से माल खरीदने जाते हैं या किसी गुड्स की परचेसिंग करते हैं तो महंगा पड़ जाता है, तो क्या किया जाए। तो भाई एक काम करते हैं कि हम सब लोग मिल करके अपना कुछ पैसा लगाते हैं, एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करते हैं, फिर जितने सारे जो मेंबर्स होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सबको चीजें क्या हो जाएंगी, सस्ती मिलेंगी। भाई सोचो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, ठीक है। अब ध्यान देना, अब हमारे पास कौन है, ऐसा मान लीजिए अब एक प्रोड्यूसर हो गया, ठीक। अब प्रोड्यूसर के बाद कौन हमारे पास आएगा, होलसेलर आएंगे, फिर कौन आएगा, रिटेलर आएंगे, और फिर रिटेलर के बाद क्या होगा बच्चों, क्या होगा, फिर हमारे पास जो रिटेलर बंदा आएगा वो क्या होगा, उसके बाद हमारे पास आएगा कंज्यूमर। अब सोचिए कि अगर कोई चीज को प्रोड्यूस अगर किया गया हो 10 रुपए में, तो 2 रुपए का प्रॉफिट रख के 12 रुपए में इनके पास आएगा होलसेलर, फिर 2 रुपए का प्रॉफिट रखेगा रिटेलर 14 रुपया, और इसमें प्रॉफिट रख करके 2 रुपए का मार्केट में कितने का बेचेगा, 16 या सॉरी 16 या 18 रुपीज का पड़ेगा। अब सोचो बना कितने का था, 10 का, दे कितने में रहे, 18 में, तो भाई कंज्यूमर के लिए तो एक तरीके से घाटा ही हो रहा है। तो क्यों ना इसी वैल्यू को या इसी जो अमाउंट जो दिया, जो ज्यादा अमाउंट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, उसको क्यों ना कम कर दिया जाए। तो क्या ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ये हो गया कि सर जो बीच में जो बिचौलिए टाइप के होंगे या जो बीच में आपके जो एज अ ब्रोकर टाइप के हो गए, इनको हटा दीजिए, इनको मिडिल मैन भी कहा जाता है। तो ये जो मिडिल मैन अगर हट जाएंगे तो हमने मान लीजिए कि हम 10 लोगों ने मिल करके एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर लिया, एज ए स्टार्ट कर लिया। तो हम लोगों ने कहा कि सर कि क्या करेंगे, अपने ही कंपनी के सारे मेंबर्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए, सस्ते दामों पे गुड्स को देने के लिए, बेस्ट क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स मार्केट में देने के लिए हम डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन किससे ले लेंगे भैया, प्रोड्यूसर से। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, एज अ बल्क में हमें गुड्स दे देगा। अब जब बल्क में कोई गुड्स बच्चों अगर हमको मिलेगा तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट ही होगा ना। तो क्या होगा, इसी तरीके से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है, बनाया जाता है। आप समझ गए कितने बच्चे, देखिए सुनिए, तो कोऑपरेटिव का एक्ट क्या है बच्चों, याद रखिएगा 1912 में कोऑपरेटिव को रजिस्टर्ड किया जाता है। एक तरीके से इनका ये एक्ट है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का या कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कितना चाहिए सर, मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू, सर इस टाइप के बिजनेस को स्टार्ट करने, टू स्टार्ट द बिजनेस, ठीक है। और कैसे क्या होगा, और ये फायदा कैसे पहुंचता है भाई, डायरेक्टली जो बीच में आपके जो मिडिल मैन है, इन मिडिल मैन को क्या करिए, मार्केट से हटा दीजिए, वो हट जाएंगे तो डायरेक्टली आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा कि जो हमारी जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करेगी और प्रोड्यूसर क्या करेगा, बल्क में गुड्स को प्रोवाइड कर देगा। तो ये क्या हो गया, ये कोऑपरेटिव हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो गई या सोसाइटी हो गई। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़े, उसे कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, यहाँ पॉइंट लिखा भी हुआ था लास्ट में कि दे आर फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स विथ कॉमन नीड्स वॉलंटरीली पूल रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स टू अचीव कॉमन इकोनॉमिक गोल। देखो बच्चों,
हमारी हम कितना भी लाख कहने कि नहीं ठीक है हमारा प्रॉफिट का ही मेन मैक्सिमाइजेशन नहीं है, लेकिन बच्चों ऑर्गेनाइजेशन का एक कहीं ना कहीं तो रोल होता है ना भाई, प्रॉफिट को अर्न करने का, पैसा कमाने का। ये वही हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का है। तो भाई ठीक है, हम काम कर रहे हैं वेलफेयर के लिए ही कर रहे हैं, सोसाइटी में लोगों को पैसा या सोसाइटी में लोगों को थोड़ा सा कम दामों पे गुड्स को प्रोवाइड करने के लिए ही कर रहे हैं, अपने मेंबर्स के बेनिफिशियरी के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि उनका एक इकोनॉमिकल गोल तो होता ही है सबका, भाई बिना प्रॉफिट के सब बिजनेस कैसे चलेगा, है ना। हाँ वो अलग बात है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं रहेगा, लोअर रहेगा, सर्विस इसमें सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए अगला फीचर्स क्या कहता है। भाई फीचर कहता है सर कि पहला हमारा क्या है, एज ए वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप। देखो बच्चों, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना, ठीक है, या एज अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री करना बहुत ज्यादा इजी है। कोई भी बंदा चाहे किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, कोई बंदा इजी तरीके से कंपनी को ज्वाइन कर सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप इजी तरीके से कंपनी, वॉलंटरी एसोसिएशन है, जो बंदा चाहे जिसका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है कि वो आना चाहता है, कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है, वो ज्वाइन कर सकता है। देखिए लिखा हुआ है, इंडिविजुअल्स कैन ज्वाइन और लीव द कोऑपरेटिव वॉलंटरी एंड मेंबरशिप इज जनरली ओपन टू ऑल। ये सबके लिए खुला है बच्चों, रिगार्डलेस ऑफ सोशल बैकग्राउंड, चाहे किसी भी सोशल बैकग्राउंड का हो, किसी रिलीजन का हो, या किसी अदर फैक्टर जो उसके संग टच करते होंगे, वो हर कोई बंदा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड क्या कहता है बच्चों, देखिए लीगल स्टेटस। हाँ भाई बिल्कुल सर, कोऑपरेटिव आर टिपिकली रजिस्टर्ड अंडर स्पेसिफिक कोऑपरेटिव लॉ। इनको एक कोऑपरेटिव लॉ के अकॉर्डिंग, हमने क्या बताया था आपको, 1912 एक्ट के अकॉर्डिंग इनको एक लीगल आइडेंटिटी मिल जाती है। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तभी उसकी क्या होंगी, कुछ उसके जो एडवांटेज होंगे या जो वैल्यूज होंगी, वो उस कंपनी के जितने सारे मेंबर्स होंगे, उस सोसाइटी के जितने सारे मेंबर्स होंगे, उनको उसका बेनिफिट्स क्या होगा, मिल पाएगा। बात समझ आपको आ रही है कि चीजें क्या है। तो ये समझिएगा लीगल रिक्वायरमेंट। पार्टनरशिप में तो भाई मैंडेटरी नहीं था, सोल पार्टनरशिप में मैंडेटरी नहीं था, लेकिन सर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए और कई सारे एडवांटेजेस रिसीव करने के लिए बच्चों रिक्वायरमेंट है कि वो लीगल, उनका खुद का एक सेपरेट लीगल एंटिटी बने, खुद किन की रूल्स बनेंगे, रेगुलेशंस बनेंगे, ड्यूटीज बनाई जाएंगी, सब उस 1912 के एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर किया जाएगा। अगला पॉइंट आइए, तीसरा बच्चों लिमिटेड लायबिलिटी। ये क्या कहता है कि सर मेंबर्स लायबिलिटी इज टिपिकली लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कोऑपरेटिव। भैया देखो, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं तुम 10 लाख ही लेकर के आओ, 10 करोड़ ही लेकर के आओ, 1 करोड़ लेके आओ, 1 रुपया लेके आओ, आपकी जितनी इच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी लायबिलिटी लिमिटेड करती है, तो इसमें आपकी जो लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए इन केस में अगर कंपनी ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए मार्केट से 10 लाख रुपया उठाया और 10 लाख का पेमेंट वो नहीं कर पाया, तो अभी तक क्या होता था भाई कि आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती थी, आपके ऊपर भाई आपका जो पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल एसेट्स होगा उस पर क्लेम किया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी कहती है भाई कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, जितना तक आपने इन्वेस्टमेंट किया है आपकी लायबिलिटी कुल उतनी ही बनी रहेगी। ठीक है, तो अपने मन मर्जी से जितना चाहे जैसे चाहे, कंपनी का एक छोटा सा अमाउंट कोई होता होगा वो इन्वेस्टमेंट करिए, बाकी कंपनी के संग अगर कोई फेलियर टाइम आएगा तो आपकी लायबिलिटी कुल उतनी की ही बनी रहेगी, उससे ज्यादा की लायबिलिटी आपकी नहीं बनेगी। चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अगला क्या कहता है, अगला कहता है भाई कि सर कंट्रोल। अब देखो कोऑपरेटिव्स ऑपरेट जो होते हैं प्रिंसिपल ऑफ वो 1 मेंबर 1 वोट। भाई अगर एक बंदा है, अगर मान लीजिए उस बगैर कोई हमारे पास एक मेंबर हमारी कंपनी में काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि भैया कि भाई हमारे बॉस के बहुत ज्यादा खास हैं, हमारे कंपनी में बहुत ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है, तो इसे क्या करेंगे कि कंपनी बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल एक मैन एक सॉरी भैया ये क्या हो गया, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी सर, आपको यहां पे 1 मेंबर 1 वोट, मतलब एक बंदा रहेगा तो उसको कंपनी में क्या होगा, 1 वोट देने का अधिकार है। अब वोट क्या होता है भाई, लाखों लाखों लोग मिल करके कंपनी को चला रहे हैं, तो लाखों लोग जब एक साथ अपने सजेशन देंगे, आइडिया देंगे, वैल्यूज देंगे, तो कंपनी चल पाएगी। कोई किसी को समझ पाएगा भाई कि तुम क्या कर रहे हो, हम क्या करें, हमारा कहना क्या, तुम्हारा कहना क्या, नहीं हो पाएगा ना। तो भाई लाखों लोगों में से किसी न किसी एक बंदे को तो इलेक्ट करना पड़ेगा, गद्दी पे बैठाना पड़ेगा। भाई ठीक है, हम लोगों के बिहाफ पे तुम डिसीजन लेना, हम लोगों के बिहाफ पे तुम कंपनी को आगे बढ़ाना, हम लोग भाई दूसरा काम कर लेते हैं तब तुम दूसरा काम कर लो। तो भाई कोई ना कोई तो कंपनी चलाएगा, तो जो कंपनी चलाएगा ऐसे पर्सन को सीट पे बैठाने के लिए, कुर्सी पे बैठाने के लिए सर वोट जरूरी है ना। भाई देश का प्रधानमंत्री किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, इसके लिए जनता की भागीदारी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सेम जो कंट्रीब्यूशन सर यहां पे भी है, भाई आपको गद्दी पे बैठाना है तो उसके लिए 1 मेंबर 1 वोट ही आपके लिए रहेगा। ठीक है, और क्या कहते हैं समझ लीजिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर लेवल ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, चाहे कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया हो, आपने अगर 1 लाख लगाया है
तो भी आपको 1 वोट, 1 करोड़ आपने लगाया हुआ है तो भी आपको 1 वोट, और 1 रुपया अगर आपने गलती से लगा दिया है तो भैया भैया आपको 1 वोट मिलेगा। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि नहीं जिसका जो मनाए जैसे मनाए वो बस चलते रहो आते रहो, हम 10 लाख लगाए हमको 10 ठो वोट चाहिए। अब ये घर का खेती थोड़ी ना है भैया, है ना। अब आप 18 साल के हो गए तो आप सरकार की नज़र में सर आप वोटर हो गए, अब सरकार को वोट दीजिए, सरकार आपका आपका वोटर आईडी कार्ड बनवाएगी, आपके घर पे आएगी, आपसे वोट मांगेगी, हाथ जोड़ेगी, भैया इस बार चुनाव प्रचार में हमको ही वोट दीजिएगा, है ना। फिर आप कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप तो ऑलरेडी मन में ठान चुके हैं ना भाई कि किसको वोट देना है किसको वोट नहीं देना है, समझ रहे हैं। तो ये भी क्या है, इसी तरीके का प्रोसीजर हर जगह होता है। अगला क्या बच्चों, सर्विस मोटिव। हाँ, इनका देखो बच्चों, इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट का नहीं होता, ये प्रॉफिट को बिल्कुल कम करते हैं और ये सर्विस पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब सर्विसिंग पे इनका जो फोकस सबसे ज्यादा होता है। भाई एक कस्टमर है, अब बाहर किसी गुड्स को परचेस कर रहा है या जो भी नॉर्मल तरीके से उसको परचेस करने जा रहा है। अब सोचिए एक कस्टमर है, 2-4-5 कस्टमर थे, मतलब ज़्यादा ही थे, 10-20 मान लेते हैं, 10-20 कस्टमर थे। और वो 10-20 कस्टमर जब भी किसी गुड्स को परचेस करने मार्केट में जाएं तो होता क्या था कि भाई चीज़ें महंगी मिलती थी, ठीक है, और वो क्वालिटी उस तरीके की मेंटेन नहीं हुआ करती थी, तो थोड़ा उनके संग प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई कि क्या किया जाए, तो कुछ लोगों ने मिल करके एज अपने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी बना दी या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी। वो क्या हो गया, वो सर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो एक दूसरे के हेल्प के लिए, वेलफेयर के लिए, बेटरमेंट के लिए जैसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया जाए जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं बल्कि सर्विस अर्न करना होता है, सर्विस देना होता है, प्रोवाइड करना होता है, दैट्स कॉल्ड द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, चलिए आगे। अगला भैया ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। भैया इनको काम करने की बिल्कुल आज़ादी होती है, कोई इसमें एक्सटर्नल एंटिटीज नहीं होती। अब रेलवे सरकार चला रही है, विधायक सांसद महोदय लोग जितने लोग कहते हैं कि नहीं 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 हमारा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, हमारा कोई रोल नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो अपनी ऑटोनॉमी दिखाएंगे, कहीं ना कहीं तो अपना वो डोमिनेंस दिखाएंगे। भाई हमको नहीं जानते हम कौन है, आप नहीं जानते कौन है। तो ये कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जो केवल ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली होती है, ठीक है। तो चीज़ें क्या होती हैं बच्चों की, इनका मेन मोटिव होता है कि ये एक्सटर्नल, मतलब इनमें कोई बाहरी तत्व होंगे या जो कि भाई कंपनी कोई बाहर से चला रहा है, नहीं। जितने कंपनी के मेंबर्स होंगे, कंपनी के इलेक्टेड मेंबर्स, कंपनी के जो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूटेड किया हुआ वो मेंबर्स ही कंपनी को चलाएंगे, वही कंपनी को मैनेज करेंगे, वही कंपनी के सारे वैल्यूज को फोकस करेंगे। तो आगे चला जाए, फिर ये फीचर्स तो हमारे हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए इसमें थोड़ा कुछ पढ़िएगा, आपको हम बताते हैं। देखिए ओए होए होए, दिखा, अब दिखेगा। देखिए क्या कहता है, ये कहता है भाई कि सर इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स। अभी हम लोग जस्ट बच्चों ये हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग पढ़ रहे बच्चों को मेरिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मेरिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मेरिट्स में क्या कहता है, कहता है सर कि इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स। भाई एक मैन होगा और उस एक मैन के पास एक वोट होगा, मतलब भाई देखा जाए तो एक मैन एक वोट। भाई आपने सर हमारे कंपनी में 20 लाख रुपए लगाया तो आपको क्या हम 20 वोट दे देंगे, 20 वोट करने का अधिकार आपको देंगे? नहीं। अगर आपने हमारे कंपनी में 20 लाख रुपए लगाया हो या 2 लाख लगाया हो या सर 2 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किया हो तो सर तब भी आपके पास केवल 1 वोट देने का ही अधिकार होगा कंपनी में। इक्वलिटी होती है, सबको वोटिंग राइट्स, मेल हो फीमेल हो, किसी जेंडर के हो, कास्ट के हो, किसी रिलीजन के हो, डजंट मैटर। भैया आप एक हैं तो आपके पास कुल 1 वोट देने का क्या आपके पास है, अधिकार है। सेकेंड पॉइंट आइए बच्चों, ये कहता है भाई लिमिटेड लायबिलिटी। अब ये लिमिटेड लायबिलिटी क्या है भाई, लिमिटेड लायबिलिटी क्या है? देखिए इसमें आपका जो बच्चों आपने सुना होगा ना अनलिमिटेड के बारे में, तो इसमें जो कहानी होती है वो अनलिमिटेड की नहीं होती। मतलब आपके पर्सनल प्रॉपर्टी पे किसी तरीके का कोई केस नहीं होगा अगर कंपनी ने कोई पैसा मार्केट से उठाया हुआ है तो। समझिएगा, अगर मान लीजिए कंपनी ने अपने बेटर डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए मार्केट से पैसा उठा लिया भाई कि चलो बल्क में गुड्स परचेस कर लेंगे, जितने सारे कंपनी के मेंबर्स होंगे उनको कंट्रीब्यूट, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब हुआ यूं सर कि भाई कस्टमर इंटरेस्ट ही नहीं था परचेस करने में, तो आपको सामान तो डूब गया, तो भाई एक तरीके से लॉस हुआ। लेकिन सामने जितने बंदे ने आपको पैसा दिया तो पैसा मांगेगा ना, भैया पैसा मुझे दीजिए, तो पैसा कैसे मिलेगा? तो भैया कुछ ऐसे मिलते हैं। तो इसमें आपकी जो लायबिलिटी होती है क्या, वो लिमिटेड होती है। इसमें जितना आपने लगाया बस उतने की ही जिम्मेदारी आपकी। ये नहीं कि आपका पर्सनल प्रॉपर्टी पे आके क्लेम मारने भैया मेरा पैसा वापस करो, मुझे मेरा पैसा दो, मुझे चाहिए, ना ना ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आपके अनलिमिटेड आपकी लायबिलिटी नहीं होती, आपके पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं किया जाता।
इसमें जो आपकी जो लायबिलिटी होती है वो बिल्कुल क्या होती है, फिक्स होती है, नॉर्मली एक लिमिटेड आपकी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चों। चलिए देखिए अब आगे आते हैं। तीसरा क्या कहता है बच्चों, तीसरा कहता है स्टेबल एक्सिस्टेंस। देखो कंपनी बच्चों ऑलरेडी क्या होती है ना, ये जो कंपनी हमारी है ये क्या होता है, एक स्टेबल एग्जिस्टेंस होते हैं। स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब वो होता है कि कंपनी में कोई एंट्री करे या कंपनी को कोई क्विट करके जाए, कंपनी के ऊपर उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्टेबल एग्जिस्टेंस, कंपनी है, कंपनी चलती रहेगी, मतलब लोगों के एक तरह की वॉलेंट्री एक तरीके से काम हो गया। आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी जो है, आप कंपनी के अंदर आइए, आप कंपनी से जाइए, कंपनी जहां है जिस जगह पे उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो ऑलरेडी क्या होगी, बनी रहेगी। मतलब कंपनी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि अरे यार 10 बंदे आज चले गए हमारी कंपनी से, अरे यार ऐसे हो गया वैसे हो गया, ना ना ना, स्टेबल एग्जिस्टेंस है। मतलब आप आइए जाइए, डजंट इफेक्ट होने वाले, लाखों लाखों मेंबर हो जाते हैं कंपनी में, हजारों हजारों होते हैं सर, तो एक दो के चले जाने से क्या होगा। अब समंदर से एक दो लोटा पानी निकाल लीजिए, समंदर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, समंदर ऐसे ही रहेगा। अब जाके समंदर रोएगा, अरे यार मेरा 2 लोटा पानी चला गया, नहीं करेगा ना। तो ये कहानी है सर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की भी। आइए अगला क्या कहता है, अगला कहता है भैया इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। भैया देखो सबका काम इकोनॉमिकल, हम यहाँ पे कोई काइंड के रूप में काम नहीं कर रहे कि तुम काम कर दो तो हम घर में ये पहुंचा देंगे, ऐसे कर देंगे। क्या कर रहे हैं भाई, काम करेंगे। अब भाई हम आपको सर्विस देंगे तो सर्विस के बदले हमें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ तो भाई हमें फायदा पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए भाई, हमारी वेजेस हमारी अच्छी हो, सैलरी हमको मिले। वो कैसे होगा, वो कुछ ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है, आपकी इकोनॉमिकल फंक्शनिंग रहेगा, मतलब एक तरीके से बेटरमेंट आपका क्या होगा, पैसे का ही बुरा सारा लेन देन है, लेकिन हाँ सर्विस मोटिव ज़्यादा होंगे। चलिए अगला क्या बच्चों देखिएगा, अगला पॉइंट कहता है भाई इजी टू फॉर्म। ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना, आपको पता है 1912 रिक्वायरमेंट आपका जो ये आपका एक्ट है, मिनिमम आपको एज अ 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड होंगे। कितने रिक्वायरमेंट होंगे बच्चों, एज अ 10 मेंबर्स आपको मिनिमम चाहिए। ठीक है, जिसमें आपको कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, आप इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपका शेयर्स के फॉर्म में होंगे, तो ये भी आप शेयर को पता ही है कि कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं शेयर्स आपके पास क्या जाएगा। इसके बारे में कभी फिर जब जो अपना चैप्टर आएगा उसमें डीपली अच्छे से डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। तो समझिएगा पहला पॉइंट 10 मेंबर, दूसरा पॉइंट क्या है 1912, और तीसरा क्या है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, चौथा है 10 शेयर्स के फॉर्म में करेंगे। और पांचवा इसमें क्या होता है बच्चों, जो लिमिटेड लायबिलिटी हमारी होती है। तो इन अगर सब चीज़ों को अगर आदमी या जो कंपनी के मेंबर अगर फोकस कर लें तो कंपनी के ऊपर कोई परेशानी या प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ऐसे बिजनेस को इजी बिजनेस को फॉर्म करना, स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब देखिए अगला क्या है बच्चों, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। हाँ भाई बिल्कुल है भाई, सेवा धर्म किसका है, सेवा परमो धर्म, सेवा ही परम धर्म है। ये किसका देन है, गवर्नमेंट ही कहती है ना भाई कि हमारा जो काम होता है हम सेवा करने का, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारा काम आपसे प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। और वही काम अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगी तो भाई सपोर्ट गवर्नमेंट का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि आप समाज में जा करके थोड़ा सा बेटरमेंट देखिए अपना, आप थोड़ा समाज के कोई बढ़िया बढ़िया काम कर दीजिए। ठीक है, अपने क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए, एज मान लीजिए उसका क्या जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, बेटर सप्लाईमेंट गुड्स का कर दीजिए। अब ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं गवर्नमेंट के फेवर में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, गवर्नमेंट आपको फेवर करेगी ना। तो गवर्नमेंट का काम क्या होगा भैया, आपके क्या गवर्नमेंट करेगी समझेगा। पहला, आपको टैक्स में क्या करेगी, थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर कर देगी। पहला पॉइंट क्या होगा, डिस्काउंट देना होगा। जो आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, या टैक्स डिस्काउंट भी देती है, या टैक्स आप आपको तरीके माफ भी कर दे। ठीक है, ये भी हो सकता है। अगला इंटरेस्ट होगा, तो इसका भी जो इंटरेस्ट होता है, जो लोन लेने का, आप जो लोन लेने जाते हैं ना भाई कंपनी को आगे चलाने के लिए, इसको भी मिनिमाइज कर देती है। समझ रहे हैं, मतलब कम लेवल पे कर देगी। प्लस जो आपको कुछ बेटरमेंट आपको कुछ चाहिए भाई, टेक्नोलॉजी आपको कुछ चाहिए, तो उसमें भी क्या करती है, मतलब बेटरमेंट हो गया, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, आपके पास कोई मशीनरी हो गई। ठीक है, और इसे आपको एज अ क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है या तो इंपोर्ट करना है। तो सर ऐसी सिचुएशन में ये जो गवर्नमेंट होती है वो आपकी हेल्प कर सकती हैं या करती हैं। भाई गवर्नमेंट का सपोर्ट हमें है, तो टैक्स में थोड़ा हमको छूट मिल जाएगी। भाई हम समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं ना भाई। हमने 10, 20, 50 हज़ार 50 लाख लोगों को मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जो 50 लाख लोग हमारी कंपनी के मेंबर हैं और उनको चीज़ें बाजार से सस्ती दामों पर मिल रही हैं, तो खराबी क्या है, अच्छा ही तो है।
अगला क्या बच्चों, ओपन मेंबरशिप। भाई कोई बंदा हो, जैसा जिसका मन करे, जो मन करे, किसी जेंडर इक्वलिटी, किसी भी कास्ट रिलीजन का हो, भैया अगर आप भारतीय नागरिक हैं और भारतीय कंपनी में आप जुड़ना चाहते हैं तो सर आपका स्वागत है, पधारो हमारे देश, जैसा देश वैसा भेष। आगे चला जाए, चलिए। तो यहां हमारा मेरिट्स क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, डीमेरिट्स की तरफ। चलिए, अब आइए भैया, डीमेरिट्स क्या कहते हैं। तो डीमेरिट्स भी कहता है कि सर थोड़ा हमारे बारे में भी सोचिए। भाई क्या सोचिए, देखिए समझिएगा। डीमेरिट्स कहता है कि सर पहला क्या है, लिमिटेड कैपिटल। अब भाई देखो, जितने सारे बंदे, मान लीजिए किसी कंपनी में 1 लोग जुड़े तो पैसा खाली किससे आएगा, 1 से आएगा। 10 लोग जुड़ेंगे, कितने लोग से पैसा आएगा, 10 से आएगा। 20 लोग से जुड़ेंगे, पैसा कितने से आएगा, 20 से आएगा। वैसे ही किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर 200 लोग जुड़ेंगे तो उनसे कितने पैसा आएगा, 200 लोगों से आएगा। तो मतलब जितने लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी कंपनी के अंदर होंगे, बस पैसा कंट्रीब्यूशन खाली उतनी लोगों से होगा। तो जो हमारी जो कैपिटल क्या है, बिल्कुल लिमिटेड ही रहेगी। अनलिमिटेड तो हो नहीं पाएगा भाई कि आते जा रहे हैं। तो जितने लोग कंपनी के अंदर ज्वाइन करेंगे उतने लोगों से पैसा कंट्रीब्यूट हो पाएगा, और किसी से जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। इस देश का जो सबसे पहला जो डीमेरिट वो क्या है, लिमिटेड कैपिटल का। आइए सेकंड क्या कहते हैं बच्चों, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। देखो अब इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। भाई देखो, हर कोई बंदा स्किल्ड नहीं है ना, नॉलेजेबल भी नहीं है, समझ रहे हैं। अब नॉलेजेबल भी नहीं है, प्लस उसके पास कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। भाई हम तो बस अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कंपनी को जुड़ गए थे। अब हम, मुझे क्या पता सर कंपनी को मैनेज भी करना होगा, भैया करना होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कोई ऐसी पॉलिसीज, समझ रहे हैं, या कभी कभी कुछ ऐसे रूल्स को फॉलो कर पाना या मैनेज कर पाना, वो उनके सारे वर्कर्स के या वो सारे डिपार्टमेंट लोगों का काम का नहीं हो पाता। भाई मैं चाय बनाने में बहुत अच्छा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं खाना भी बहुत अच्छा बना लेता हूँ, समझ रहे हो। तो ये पर्टिकुलर चीज एक इनएफिशिएंट, मतलब एक अच्छा कोई मैनेजर तो हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक अच्छा वर्कर भी हो जाए या एक अच्छा इंप्लॉई के लेवल भी काम कर सके, अच्छा बॉस बन जाए। नहीं, जो पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है, इसमें एक इनएफिशिएंट मैनेजमेंट आती है, सबसे पहली बात तो। तीसरा क्या होता है बच्चों, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। हाँ भाई, ये थोड़ा सा पॉइंट आता है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी आपकी हेल्प करने की जब बजाय देखते हैं आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप भी अपना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट फिर पता क्या करती है, फिर उसके अंदर थोड़ा अपना एक्सेसिव रोल दिखाना शुरू करती है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें काम मेरे तरीके से करना होगा, जहां हम जैसे कर रहे हैं उस तरीके से तुम्हें गुड सप्लाई करनी होगी। तो उसमें गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है, थोड़ा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा एक्सेसिव रोल इनका हो जाता है। इनको लगता है भाई कि अभी गवर्नमेंट आपको टैक्स में छूट दे रही है, आपको जब आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपको लोन में भी आपको इंटरेस्ट क्या कर रही है, बहुत कम लेवल पे कर दे रही है। तो ये क्या है, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का थोड़ा कंट्रोल इसमें थोड़ा एक्सेसिव हो जाता है। तो ये भी सबसे बड़ा क्या है हमारे लिए, डीमेरिट्स है। भाई हर बात में, हर सिचुएशन में, हर प्लानिंग में, हर इन्वेस्टमेंट में बार बार परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट कहेगी भाई ठीक है, तो तुम्हें तो डिस्काउंट ऑफर करते हैं, ठीक है, अपने मन का आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाते। तो चीज़ें क्या होती है, थोड़ा सा वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बेटरमेंट तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा खराबी का सिचुएशन आती है आपके एक्सेसिव गवर्नमेंट के कंट्रोल में। ठीक है बच्चों, अगला है लैक ऑफ सीक्रेसी। भाई 1 लाख मेंबर हैं, लाखों लोग के बीच में आपको सारी पॉलिसी बतानी होगी, ठीक है, कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट जो क्राइटेरिया है आपको वो बताना होगा। तो भैया इसमें फिर कहाँ रही सीक्रेसी, कहीं नहीं है। अब सीक्रेसी कहीं नहीं है, क्या होगा, सबके साथ शेयर करना पड़ेगा ना। तो सीक्रेसी बिल्कुल इसमें नहीं रहती कि आप सोचें कि आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो चीज़ छुपा के रखें, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको सबको बताना पड़ेगा। सबके सहयोग से आप चल रहे हैं, सभी लोगों ने आपकी कंपनी में क्या किया हुआ है, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है। समझ में आई बात, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्या बच्चों, कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द मेंबर्स। भाई अब कोई अलग अलग कास्ट का, अलग रिलीजन का, या अलग अलग कम्युनिटी का आया होगा, अलग अलग स्टेट से भी आए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और उन लोग के बीच में ऐसा हो कि सब लोगों की राय किसी भी एक सब्जेक्ट पे बिल्कुल एक जैसी हो, ऐसा पॉसिबल है, नहीं होगा। तो उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्शंस होंगे, कन्फ्यूजन्स होंगे, क्योस होगा। तो इसमें देखिए आपके पास क्या आता है, सबसे पहली बात कन्फ्यूजन्स आएंगे, क्योस होंगे आपके संग, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आपके संग ऑलरेडी हो ही रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम तो होगी होगी, जो कंपनी के लिए क्या करेगी, जो कंपनी के बेटरमेंट के लिए, कंपनी के गोल को अचीव करने में थोड़ा सा क्या करेंगे, वो अपना रोड़ा अटकाएंगे। तो ये क्या होता है, कॉन्फ्लिक्शंस होता है। ये भी क्या है, हमारे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का डीमेरिट है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ा जाए, क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एज अ टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव के बारे में। किसके बारे में बच्चे पढ़ेंगे, एज अ टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए कि जो अब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप की होती हैं, कितने लेवल की होती हैं,
ये सब कुछ ऑलरेडी क्या होगा, अब हमको पढ़ना पड़ेगा भाई। तो पढ़ ली सर कोऑपरेटिव क्या है, कैसे, नहीं क्या होती है सर, किनको किनको कोऑपरेटिव कहा जाता है। तो देखिए कुछ नाम दिया है, जैसे इसमें नाम दिया है पहला एज अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, पहला नंबर। आजा भाई टीका कर दे तुम्हारा। दूसरा नंबर है कौन, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तीसरा कौन है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। चौथा कौन है भाई, सर मार्केटिंग वाले पे हम आ गए, ठीक है। पांचवा कौन है सर, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। और छठा कौन है भाई, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। तो ऐसे मिलाकर के देखा जाए तो 6 तरीके की जो टाइप्स ऑफ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब इन्हीं के बारे में एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं और चीजें फिर कवर करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आइए तब शुरू करते हैं। देखिए अब पहला क्या कहता है बच्चों, पहला कहता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या कहता है भाई, अब देखिए ओए होए क्या है, पहला कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। भाई ये क्या है, देखिए अब कंज्यूमर क्या सर, कई सारे कंज्यूमर, अब एक मैं आपको स्टार्टिंग पहले बता दिया था कि भाई एक कंज्यूमर मार्केट में गया, उसे चीज थोड़ी महंगी लगी और बेटर क्वालिटी भी उनको नहीं मिल रही थी, तो उनके संग बड़ी दिक्कत परेशानी। अब ऐसे एक ही कस्टमर नहीं थे, बहुत सारे कस्टमर थे। तो बहुत सारे कस्टमर ने मिल करके एक प्लान किया कि भाई कम से कम सर ये मान लेते हैं कि भाई 50 मेंबर जो थे, ठीक, उन्होंने मिले और उन्होंने कहा सर कि जो चीज़ें हम लोग अलग अलग तरीके से मार्केट से परचेस करते हैं, तो क्यों ना भाई हम लोग एक तरीके से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बना लें, एक ऐसा सोसाइटी बना लें जो कि ऑलरेडी हमारे प्रोविजन में दिया भी हुआ है। तो क्या करेंगे, हम डायरेक्टली किसी जो गुड्स को होगा वो एज अ प्रोड्यूसर से परचेस करेंगे। किससे करेंगे, प्रोड्यूसर से। और जो ये जो प्रोड्यूसर्स और जो कस्टमर के बीच में, इनके बीच में ये जो होलसेलर होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, अगर इनको हटा दिया जाए या इनको रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, तो भैया जो ये गुड्स बनाएंगे तो बल्क में कौन परचेस करेगा, ये 50 लोग बल्क में क्या कर लेंगे, परचेस कर लेंगे। अब सोचिए कि एक पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस था, ठीक है, वो मान लीजिए 10 रुपए था। अब 10 रुपए की प्राइस थी, ठीक है, प्रोडक्ट था, और ये 1000 पीस मार्केट में जब बिकता था तो इसका टोटल प्राइस होता था 10,000 रुपए। समझ रहे हैं। अब ये तब होता था बच्चों जब ये होलसेलर रिटेलर के थ्रू मार्केट में आता था। अब कंपनी ने क्या किया कि वही जो 10 रुपए के आइटम्स थे वो 1000 गुड्स डायरेक्टली प्रोड्यूसर से परचेस कर लिए। किससे परचेस कर लिए, एज अ प्रोड्यूसर से परचेस कर लिया। अब वो चीजें क्या होंगे जो बीच में वो पड़ गई 6 रुपए की। अब देखिए 1000 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो गया, 6000 रुपीज हो गए। तो ये 6000 रुपए क्या हो, तो बीच में जो 4000 रुपए का जो डिफरेंस है वो बचा कि नहीं बचा। तो सारे कंज्यूमर्स ने मिलकर के क्या किया, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, छोटी सी या मीडियम या लॉन्ग जो भी कह लीजिए, एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली। और वो क्या किसके लिए किया, किसमें भाई हम क्या करेंगे, एक बेटर क्वालिटी वाली गुड्स प्रोवाइड करेंगे। मतलब क्या करेंगे, बेटर कर लीजिए या इसमें कह लीजिए सर हाई क्वालिटी वाली क्या होंगी, मार्केट में हम गुड्स प्रोवाइड करेंगे। तो हाई क्वालिटी गुड्स हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ आ रही बात। तो ये चीजें ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी। तो क्या है समझिएगा, क्या समझेंगे भाई, दे आर लाइक अ ग्रुप ऑफ शॉपर्स हु क्रिएट देयर ओन स्टोर, जो अपना खुद का स्टोर बना ले या खुद की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ले। किसके लिए, टू गेट बेटर डील, जिनको अच्छे तरीके से बेटर डील मिल सके और एज ए इंश्योर हो सके क्वालिटी के लिए। भाई हम सामान परचेस करने जाएंगे तो हम पूरे बाकायदा क्वालिटी को मेजरमेंट करके आएंगे। भाई बेटर सप्लाईमेंट ऑफ गुड्स मिल जाए, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स मिल जाए, रीजनेबल प्राइस पे मिल जाए। समझ रहे हैं, इंश्योर हो जाए कि सर वो क्या हो, स्टेडियम जो हमारी जो अप्लाई जो हमारी जो सप्लाई है वो ऑलरेडी मार्केट में हमेशा होती रहे। तो ये मार्केट में थोड़े बिकने जा रहे हैं। भाई 50 लोग का मेंबर है तो 50 लोग ने क्या किया, डायरेक्टली गुड्स परचेस कर लिया प्रोड्यूसर से बल्क में। अब वो 50 लोग के लिए क्या बेनिफिशियरी है, बाहर चीजें 10 रुपए की, हमारे यहाँ से 6 रुपए की। क्यों भाई, बीच के जो मिडिलमैन थे, जो बिचौलिए थे, उनको हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये क्या बना दिया गया, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कंज्यूमर्स के लिए काम करेगा। इसमें क्या है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट इनेबलिंग, इसको हटा के दूसरा पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे इसमें आप बात कर रहे हैं सर किसके बारे में, देखिए आपने पढ़ किया सर, फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग एज अ कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करिए, इनेबल करिए उनको कि भाई वो क्वालिटी प्रोडक्ट परचेस करें और किस पे, रीजनेबल प्राइस पे। रीजनेबल प्राइस सर वो प्राइस होती है कि जहां पे कस्टमर किसी गुड्स को परचेस करने के लिए रेडी हो जाए और वो पेमेंट देने के लिए आपके पास बिल्कुल श्योर हो जाए, दैट्स कॉल्ड रीजनेबल प्राइस। अब मार्केट में कोई चीज 200 या 500 बोलिएगा तो कहां से कोई देगा, वो रीजनेबल प्राइस थोड़ी ना है। भाई कस्टमर जिस अमाउंट पे किसी गुड्स को परचेस करने के लिए रेडी हो जाए और वो चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से उस कॉस्ट, उस क्वालिटी और बेटरमेंट के हिसाब से गुड्स बिके, वो सर रीजनेबल प्राइस है। तो भाई किसके लिए बेटरमेंट के, देखिए साथ ही साथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, देखिए सब मिलकर काम कर रहे हैं दूसरे के लिए। तो कम से कम मिनिमम कितने बंदे चाहिए, तो भाई मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड होते हैं सर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कई सारे कंज्यूमर मिलकर के क्या किए, डायरेक्टली अपने एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर लिए, क्या कहलाया, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। आगे बढ़ते बच्चों, आइए सेकंड कौन है भाई, सेकंड सर है कोऑपरेटिव एज अ प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स कौन है समझिएगा,
प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी आर ऑर्गेनाइजेशंस वेयर प्रोड्यूसर्स ऑफ सिमिलर गुड्स और सर्विसेज ज्वाइन टुगेदर टू पूल रिसोर्सेज, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इंप्रूव देयर मार्केट पोजीशन। कभी कभी बच्चों क्या होता है पता है, लोग चाहते तो हैं, समझ रहे हो, देखो होता क्या है कि लोग चाहते तो हैं कि आप बेहतर करिए, लोग चाहते तो हैं कि आप बेहतर करिए, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि आप उनसे ज्यादा बेहतर करिए। बात समझ में आपको आ रही है? मतलब लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करो, अरे मत पूछो भाई बेटा, खूब आगे बढ़ो, खूब बढ़ो, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि हमसे भी ज्यादा तुम बेटर करो। आपको बात बता दूं बच्चों, ये जो सोसाइटी जो हमारी जो होती है ना, कि भाई देखो चीजें क्या अवेलेबल होती हैं कि मार्केट में, ठीक है, वो अवेलेबल ही होता है। भाई देखो बदलाव क्यों नहीं आता, भाई देखो हमारे पास ऐसी कई सारी कंपनियां, ऐसे कई सारे समाज में लोग बैठे हुए हैं और सब कोई चेंजेस लाने की बात करता है, बदलाव लाने की बात करता है। भाई बदलाव हमारे और आपके बीच में क्यों नहीं आ पाता? अब 3 कैटेगरी हैं भाई, मध्यम कैटेगरी, उत्तम कैटेगरी और लोअर कैटेगरी। मतलब लोअर हो गया, मिडिल क्लास हो गई और अपर क्लास हो गई। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है भाई, देखो गरीब में हिम्मत नहीं होती, गरीबों में देखो होता क्या है, बदलाव क्यों नहीं आता? बदलाव इसलिए नहीं आता क्योंकि गरीब के पास हिम्मत नहीं है, मध्यमों के पास फुर्सत नहीं है और उत्तम लोगों के पास, मतलब अमीर लोगों को जरूरत नहीं है। तो भाई जब अमीर को जरूरत नहीं है, मध्यम के पास फुर्सत नहीं है और गरीब में सर हिम्मत ही नहीं है, तो सर बदलाव कैसे आएगा समाज में? नहीं आ पाएगा ना। लेकिन कुछ लोगों को तो आगे बढ़ना होगा और क्या करना होगा, बदलाव लाना होगा भाई, बिकॉज चेंज तो सर रूल ऑफ नेचर है। तो आइए अगला पॉइंट क्या कहता है, कहता है सर कि इसमें क्या है, जो छोटे छोटे जो आपके जो प्रोड्यूसर, आपके जो मानिए छोटे छोटे आपके पास जो फार्मर्स हो गए, ठीक है, या जो प्रोड्यूसर्स हो गए, वो एक साथ मिलकर क्या करेंगे, ऐसे कंपनी को जो एक, जैसे हमने वहां बात की थी कंज्यूमर की, तो यहाँ पे 50, 60, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख क्या होंगे, वो सारे प्रोड्यूसर्स, वो सारे छोटे छोटे जो स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स होंगे, वो मिल करके क्या कर लेंगे, एज अपनी एक यूनिटी बना लेंगे, अपनी एक सोसाइटी बना लेंगे। और क्या करेंगे समझिएगा, दीज सोसाइटीज आर पर्टिकुलरली एज अ हेल्पफुल फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर। किसके लिए काम करेगा बच्चों? ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए काम करेगा, जो हु में लैक द रिसोर्स, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जो अपनी बार्गेनिंग पावर ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, भूल चुके हैं या उनको मिल ही नहीं पा रही है। भाई वो मार्केट में किसी गुड्स को बेचते जा रहे थे, जो बीच में जो बिचौलिया बैठा है, जो ट्रेडर बैठा है, वो अच्छा खासा क्या कर रहा है, प्रॉफिट मार्जिन ले रहा है। बात अब समझ आ रही है? ये चीजें क्या हो गई, तो उसके बेटरमेंट के लिए क्या किया जाए, तो जब कॉम्पीट इफेक्टिवली ऑन देयर ओन, तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, खुद से चीजें बना ली। भाई रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे खुद का, भाई हमने क्या किया, हम कुछ 20, 50, 100, 200, 500, 1000 या 10,000 लोग मिल करके, प्रोड्यूसर्स ने मिलकर क्या किया कि एज अ एक कंपनी, एक सोसाइटी को हमने स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तुम लोगों ने क्या किया भाई, अब हम लोग अकेले अकेले जाते रहे, अब मशीनरी परचेस करने, टेक्नोलॉजी परचेस करने तो महंगी पड़ती थी, समझ रहे हैं, तो रॉ मटेरियल सप्लाई करने जाते तो वो चीज़ें क्या थोड़ी ज़्यादा महंगी पड़ती थी। तो हमने क्या कर दिया कि एक तरीके से हमने प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके 50-100 जितने भी लोग मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, और अब हम लोग क्या करते हैं सर, रॉ मटेरियल सप्लाई कर देते हैं, लेटेस्ट मशीनरी हो गई, जो टेक्नोलॉजी हो गई, उनको हम ऑलरेडी क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, बेटरमेंट हुआ। तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स के डेवलपमेंट के लिए बनाई जाने वाली कोई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाएगी। आगे बढ़े बच्चों, चलिए तीसरा क्या कहता है, तो तीसरा बच्चों कहता है एज अ कि भाई मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखो भाई मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। अब अभी तक हमने बात की किसके, स्मॉल फार्मर्स के बारे में बात कर रहे थे, छोटे छोटे किसानों के बारे में बात कर रहे थे। अब सर बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करेंगे। अब मार्केटिंग क्या समझेगा, जैसे एक अमूल कंपनी आप लीजिएगा, क्या है सर, अमूल कंपनी, अमूल एक तरीके से, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं केवल हम लोग कि भाई मार्केटिंग करना है, तो भाई अब हमारे पास क्या है, तो भाई हमने क्या किया, एक तरीके से एक अमूल कंपनी कई लोगों की मिला करके बनाई गई कंपनी है, या उसकी जगह पे आपको XYZ कोई दूसरा कंपनी हटा देते हैं, इसको नाम हटाते हैं, आप कोई अपना नाम लीजिए, ठीक है, अपना कोई नाम सर हमने एक XYZ कंपनी बना दी, उसका नाम सर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हमने क्या किया, जितने सारे हमारे पास जो मिल्क मैन होते थे, वो सबको कहीं और जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, वो सभी लोग हमारे पास आए, उनसे जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता था हम उससे कलेक्ट करते थे। तो इनका काम होता था एज अ कलेक्टिंग का, कलेक्टिंग करने के बाद उसको ग्रेडिंग करने का, और ग्रेडिंग करने के बाद उसको मार्केट में सेलिंग करने का। क्या हो गया, कलेक्ट करना, ग्रेडिंग करना, फिर मार्केट में क्या करना, सेलिंग कर देना। वो क्या कहलाई, वो कहलाई सर आपकी एज अ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। आइए समझते हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एसोसिएशन है बच्चों, ये फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसर्स के लिए, जिसको प्राइमरली फार्मर कहते हैं, भाई किसान है ना,
अब किसान को भाई अच्छे खासे तमाम सब चीज़ चाहिए, तो उनके लिए क्या हुआ कि कलेक्टिवली वो मार्केट एंड सेल देयर प्रोड्यूस, तो इनसे मार्केट से क्या करते हैं, मार्केट को देखेंगे और वो उनके मतलब उनसे चीज़ें ले करके सेल कर देंगे प्रोडक्शन मार्केट में। एंड दिस स्ट्रक्चर एम्पावर स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स बाय अलाउिंग देम टू पुल द रिसोर्सेज, अचीव इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड एलिमिनेट इंटरमीडियरीज, अल्टीमेटली एमिंग टू सिक्योर बेटर प्राइसेस एंड इंप्रूव देयर इकोनॉमिकल वेलबींग। अब जितनी सारी जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो क्या कर रही है, जो वर्क कर रही है, अब देखिए ऐसे कई सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनियां हैं जो एस्टैब्लिश भी हैं, जो वर्क भी कर रही हैं, लेकिन अब अचीवमेंट क्या आता है भाई, हम अगर एक मार्केटिंग, अब नाम सुनिए, मार्केटिंग क्या है भाई, मार्केट करना है ना, गुड्स को मार्केट में सेल करना है। तो क्या किया, ऐसे कई सारे ऐसे मिल्कमैन थे जो ऑलरेडी मार्केट में बाहर अवेलेबल हैं। अब ये सोचिए, ये दूध देने अगर बाहर मार्केट में जाएंगे तो जो ट्रेडर हुआ करते थे या जो बीच में जो बिचौलिए हुआ करते थे वो उनसे परचेस तो कर लेते थे, तो प्रॉफिट मार्जिन का जो रेशियो होता था बहुत कम होता था। तो ऐसे कुछ लोग मिल करके, तो मान लीजिए जो बड़े बड़े आपके प्रोड्यूसर्स हो गए या बड़े बड़े आपके जो फार्मर्स हो गए, उन सब लोगों ने मिल करके काम किया कि यार देखो बीच में से एलिमिनेशन तो करना है। किसका करना है भाई, जो हमारे बीच में बिचौलिए हैं, मिडिलमैन्स हैं, तो इनको कैसे हटाया जाए। तो इसके लिए क्या किया कि कुछ लोगों ने मिल करके एक पर्टिकुलर हमारी अपने पास क्या कर ली, एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर लिया, जिसका नाम क्या रखा, एज अ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हम आपसे कलेक्ट कर लिए। अब दूध क्या हुआ, जितने सारे जो बाल्टे वाले हो क्या होगा, जाके दूध उस कंपनी में दे देंगे। अब कंपनी उसको अपने हिसाब से क्या करेगी, कलेक्ट करेगी। कलेक्ट करने के बाद उसको ग्रेडिंग करेगी, और ग्रेडिंग करने के बाद क्या करेगी, मार्केट में सेल करेगी। और जब सेल करेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जो प्रॉफिट होगा वो क्या किया जाएगा, वो उन सारे जितने सारे हमारे जो कंपनी में काम करने वाले जो काम करने जो कंपनी सारे मेंबर्स हैं उनके अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एग्जांपल के लिए, अगर आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 100 रुपए में से जो 40 रुपया या 60 रुपया होगा ये एम्प्लॉय को शेयर कर दिया जाएगा, जो कंपनी के अंदर जो मेंबर हैं। और बाकी का जो 40 से या जो 20 रुपया जो भी बचेगा वो क्या किया जाएगा, वो कंपनी के बेटरमेंट के लिए किया जाएगा। भाई एडवांस टेक्नोलॉजिकल मशीन हम परचेस कर लेंगे, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमको थोड़ी आसानी हो जाएगी, सेलिंग करने के लिए भी हमको आसानी हो जाएगी, और अच्छा खासा हाल क्या सर, गवर्नमेंट का तो सपोर्ट हमको मिल ही रहा है। तो कोऑपरेटिव का मतलब सर हो गया आपके म्यूचुअल हेल्प के लिए, आपको हेल्प करने के प्रोवाइड से, आपको बेटरमेंट देने के प्रोवाइड से क्या किया जाए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर दिया जाए। वो क्या कहलाएगी, अब आइए, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलिए आगे बढ़े बच्चों, अगले पॉइंट पे आइए। अगला है सर फार्मर। फार्मर मतलब किसान। भाई अब किसान को भी तो भाई, अब वो किसान सोचिए अगर खेती करने के लिए उसको सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए। अब ये चीज़ें अगर किसी गुड्स को परचेस करने के लिए मार्केट में जाता है, अब जब किसी गुड्स को परचेस करने जाएगा, सीड्स परचेस करने जाएगा, फर्टिलाइजर परचेस करने जाएगा, तो क्या होगा उसके साथ, भाई महंगी मिलेंगी। तो अगर इस तरीके से सोचो कि किसी गांव के 100, 20, 25, 50, 500 किसानों ने क्या कर दिया, एक तरीके से कि भाई अपने एक यूनिटी बना ली कि भाई काम करते हैं भाई, देखो हम लोग अकेले अकेले अलग अलग परचेस करने जाते हैं, चीज़ें थोड़ी महंगी पड़ जाती हैं, क्यों हम लोग 50-100 लोग मिलकर के एक साथ ही एक अपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लें, एक सोसाइटी बना लें। इसमें क्या होगा, जो हम लोग अलग अलग पैसा इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह पे कर रहे हैं, अलग अलग टाइमिंग पे कर रहे हैं, तो हम सब लोग मिल करके बल्क में क्या करेंगे, प्रोड्यूसर से परचेस कर लेंगे, चाहे वो सीड्स हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, चाहे वो ट्रैक्टर मशीन्स हो, चाहे जो भी हो, खेती करने के एम से। तो फार्मर के बेटरमेंट के लिए कई सारे फार्मर मिल करके एक पर्टिकुलर क्या करें, एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर लें, जिससे उन कंपनी में जितने सारे जो मेंबर्स होंगे जो फार्मर से रिलेटेड, और उनको फार्मिंग करने में आसानी मिल जाएगी। वो क्या हो गई, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए पढ़ लीजिए, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव। तो याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम में अगर आपके पास फार्मिंग सोसाइटी एज अ फार्मर का है या एग्रीकल्चरल का है, तो दोनों में क्या है, डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है, ये नहीं कि सर तो फार्मर पढ़ा के गए थे और सर आगे एग्रीकल्चरल वाला, तो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड ही है, फार्मर का काम सारा काम वहीं पे ही होता है। आर ऑर्गेनाइजेशंस वेयर फार्मर्स पुल रिसोर्सेज टू अचीव कॉमन गोल्स लाइक परचेसिंग सप्लाई। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परचेसिंग करना सप्लाई को, मार्केटिंग प्रोड्यूस करना, और एसेसिंग करना सर्विसेज को। तो कोऑपरेटिव फार्मर्स क्या हो गए भाई, चीजें अब बल्क में परचेस करने में आसानी है ना, प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस किया, फिर गया वो होलसेलर के पास, होलसेलर ने कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखी, वो बेच दिया रिटेलर को, फिर रिटेलर लगा भाई हमको भी तो कुछ प्रॉफिट कमाएंगे, ऑलरेडी दे के आए पैसा, वो उसने कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखी, वो कस्टमर को दे दी। अब सोचो एक एक कस्टमर अलग अलग करके जाएगा, चीजें क्या होंगी, महंगी पड़ेंगी। बल्क में ही अगर उस गुड्स का ऑर्डर दे दिया जाए, 1 रुपया ही सस्ता पड़ेगा तो सही, वही हिसाब किताब काम हो गया सर कि घर में रखा हुआ पैसे पे इंटरेस्ट एक भी मिलने वाला नहीं, और जब आप वही पैसों को बैंक में रख दीजिए तो वही 1 रुपया ही मेरा बढ़ेगा, पैसा बढ़ा ना, बूंद बूंद से क्या होता है बच्चों, घड़ा बढ़ता है। चलिए आइए शुरू करते हैं, और इसमें समझते हैं कि सर इंक्रीजिंग देयर एज अ बार्गेनिंग पावर। इसमें आपकी जो बार्गेनिंग पावर क्या होगी भाई, देखो बार्गेनिंग करना क्या है, बार्गेनिंग करना सर ये हमारा जन्मजात कह लीजिए कि एक तरीके से ये हमारी अधिकार है,
जैसे वोट देना भाई 18 साल के बाद हमारी एक अधिकार आ जाता है, वैसे सर यहाँ पे जो हमारा बार्गेनिंग करना वो भी क्या हमारा अधिकार है। तो भाई फार्मर्स को भी भाई थोड़ा सा बार्गेनिंग पावर मिलनी चाहिए भाई कि क्या चीज़ें हम कितने परचेस कर रहे हैं, मार्केट में कितने में सेल कर रहे हैं, वो सब चीज़ें ऑलरेडी एक्यूरेट करके रखा जाता है और समझा जाता है क्या कि रिड्यूसिंग कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे बच्चों और प्रोवाइड करेंगे एक्सेस टू मार्केट्स दे माइट नॉट रीच इंडिविजुअली। भाई अब अकेले लोगों तक चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, तो ऐसा तो होना चाहिए ना भाई, फार्मर्स को पता लगे भाई वहां पे एक फार्मिंग सोसाइटी, चलो वहीं चला जाए, मेंबर बन जाएंगे। और जब मेंबर बन जाएंगे तो क्या होगा, आपको सारी बेटरमेंट मिलेंगी। अब सोचिए, अब दो फार्मर, एक फार्मर जो अकेला इंडिविजुअल है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, उससे वही सीड्स फर्टिलाइजर 10,000 की पड़ रहे हैं, लेकिन आप एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, वही चीज आपको 6,000 की पड़ी। अब सर ये 4,000 डिफरेंस क्यों आया, तो बीच में जो मिडिलमैन था वो ऑलरेडी खत्म। तो सोचिए बेनिफिट किसको होगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या होगा, मेंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों देखिए, बस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है भाई, क्रेडिट मतलब हो गया उधार। आपको पैसा चाहिए, आपको भाई लोन चाहिए, किसके लिए, फॉर बेटरमेंट के लिए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए, सप्लायर्स आपने गुड सप्लाई लिया हुआ था उसको सप्लाई करने के लिए, तो पैसा चाहिए। अब इस पैसों को लेने के लिए आप बैंक में जाएंगे तो बैंक आपसे क्या करता है, हाई लेवल का आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब आप जमा करेंगे 2-3-4% का आपको वो इंटरेस्ट देगा आपके सेविंग अकाउंट पे, लेकिन जब आप बैंक से लोन लेंगे तो तुम्हें बता देगा भाई 12%, 18%, 20% हमारा क्या इंटरेस्ट रेट है। सोचिए, अब प्रॉफिट मार्जिन उनके बीच ही तो घूम रही है। जब देने की बारी आई बैंक की तो 2-3%, जब लेने की बारी है तो 18 से 20%। अब क्या सर, अब ऐसा कोई कोऑपरेटिव कोई इंडिविजुअल पर्सन चला जाए कि सर वो हमें थोड़ा खेती बाड़ी करनी थी, हमें सर थोड़ा सा बिजनेस को ग्रो करना था, पैसा दे दीजिए। अब ऐसे पैसे लेने जाएंगे तो क्या होगा, हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सर इसके लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी गई। कुछ मेंबर ने क्या किया, इसमें क्या होगा, आपकी सेविंग्स भी बढ़ी। तो सब जितने सारे मेंबर्स थे, कुछ अपनी जो भी उनकी अर्निंग होती थी उसमें से कुछ पैसा वो सेव करके रख देते थे। अब सोचो, अगर 1 लाख बंदे अगर हैं उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, कितने बंदे होंगे बच्चों, 1 लाख हो गए। और इन सब लोगों ने एक तरीके से अगर मान लो 10 रुपए भी अगर अपने इन्वेस्टमेंट अगर सेव कर लिया पर डे का, तो कंपनी के पास कितना हो गया सर, 10 लाख रुपए आ गया। अब इस 10 लाख में से अगर किसी को 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया अपने बेटरमेंट के लिए चाहिए या किसी अच्छे गुड्स को मार्केट में सप्लाई करने के लिए चाहिए, तो क्या होगा सर, हम आसानी से दे सकते हैं, यस और नो, बिल्कुल देंगे। और सबसे बड़ी बात, जो आपके बैंक बाहर जब 12%, 18% आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते थे, हम सर वही काम आपको 4%, 6% और 8% में। क्यों, इसमें प्रॉफिट क्यों नहीं कमाएंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जब भी होती है तो वो सर्विस मोटिव होती है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होती। इनका मेन मोटिव होता है एज अ मार्केट में सर्विसेज प्रोवाइड करना, न कि प्रॉफिट कौन करना। आई बस समझ में, तो बस को पढ़ते हैं फिर आगे समझते हैं। देखिए क्या लिखा है बच्चों, एज अ फॉर्म टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज क्रेडिट एंड सेविंग्स ऑप्शंस। आपके सेविंग्स के लिए और आपके क्रेडिट ऑप्शंस को यहाँ पे एक्टिवेट किया जाता है, किसके लिए, टू इट्स मेंबर्स। याद रखिए, ये थोड़ी ना कि बाहरी वाला बंदा आया, सर भाई हमको भी सर आपसे लोन चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगा। जो उस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर होगा, ये बेनिफिशियरी उनके लिए। और बाय द वे साहब, मान लीजिए सर आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर हम तो बाहरी मेंबर हैं, तो सर कोऑपरेटिव में जाएंगे तो पैसा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन जो आप बिजनेस बेनिफिट के लिए जा रहे हैं कि 4-6-8% के लिए जा रहे हैं, सर बाहर वाला तो 12-18 दे रहा है, तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इनसे थोड़ा हाई रेट आपको इंटरेस्ट ज्यादा ही मिलेगा। हु कैन बोरो एट लो इंटरेस्ट रेट्स and from an amount of money and they have saved as a group। अब सोचिए, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अब 1 लाख लोग हैं सर, 10 रुपए भी सेव कर, 10 लाख आया कंपनी के पास। अभी 10 लाख में से जिसको चाहिए पैसा, भाई उन जरूरतमंद इंसान को दे दिया जाए, वो क्या बन गई, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई। क्लियर है बात, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे बच्चों, जिसका नाम क्या हमारे पास है, हाउसिंग सोसाइटी। भाई मकान बनवाना है, जमीन है, लेकिन सर पैसा नहीं है। अब सर जमीन है, पैसा भी है, और दोनों केस में, लेकिन सर अब हमारे पास ये ऑप्शन है सर कि अगर बाहर वालों लोगों से लेने जा रहे हैं तो चीज़ें महंगी पड़ रही हैं, तो क्या किया जाए। तो भाई देखिए, हमारे प्रोविजंस, हमारी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो 5वें नंबर की, ये जो 6 नंबर की जो हमारे पास जो सोसाइटी है, उसका नाम है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। बने बनाए आपको क्या करेंगे, आपको ये हाउस दे देंगे, किस रेट पे सर, बाहर के रेट से तो बहुत कम, ईजी रेट पे, आपको कंसेशनल रेट पे आपको ये हाउस प्रोवाइड करेंगे। सपोज दैट आप मार्केट में जाते हो किसी एज ए हाउस को लेने के लिए, परचेस करने के लिए, वो 1 लाख 1 करोड़ का पड़ा, 2 करोड़ का पड़ा, लेकिन जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के मेंबर बन जाते हैं, तो ये कंपनियां पता क्या करती हैं, एज अ कंसेशनल रेट पे क्या करती हैं, वो एज अ जमीन परचेस कर लेंगी। अब जमीन परचेस करें आपके साथ इतना ईजी तो नहीं होता, क्यों, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है। तो कई जगहों पे जो कई सब वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल प्रोसीजर होते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट उसको हैंडल कर लेती है।
अब आपने क्या किया, कंसेशनल रेट पे जमीन परचेस कर लिया, हाउस बनवा दिया। अब वो हाउस एज अ बाहरी लोगों के लिए तो महंगा पड़ेगा, लेकिन जो कंपनी के मेंबर्स होंगे और जो हम बाहर रेट परचेस पता करने गए थे 1 करोड़ का था, वो चीज सर हमें 80 लाख की पड़ गई, 90 की पड़ गई, 10 लाख भी सेव हुआ, 20 लाख भी सेव हुआ, तो आपकी हेल्प हुई ना। तो फाइनेंशियली आपके हम हेल्प कर रहे हैं। उसी हेल्प को तो बनाने के लिए हमारी क्या बनाई गई थी, एज अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। क्या है समझिएगा, तो अ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको बेटा हम लोग अ हाउसिंग को-ऑप के नाम से भी जानते हैं। एक लीगल एंटिटी है, टिपिकली अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर्म किया जाता है बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर, जो एक साथ आते हैं, कलेक्टिव होते हैं, और ये क्या करते हैं, अपने कंपनी में जितने सारे मेंबर्स होते हैं उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी वैल्यू को डेवलप करने के लिए, उनको ही ज्यादा ऐसा क्या करना है, रीजनेबल प्राइस पे उस हाउसेस को अलॉट करने के लिए ये अवेलेबिलिटी कराई जाती है। एंड परचेसेस, देखो क्या लिखा हुआ, टिपिकली परचेस करते हैं शेयर्स को, विच ग्रांट्स देम द राइट टू ऑक्यूपाई अ यूनिट विद द कोऑपरेटिव्स प्रॉपर्टी। भाई कोई भी हमारी कई तरीके से प्रॉपर्टीज हैं, अब कितने लोगों की प्रॉपर्टीज होंगी, तो कोऑपरेटिव क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग पैसा मिला करके एक अच्छी जगह पे किसी जमीन को परचेस कर लेगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर से, सप्लायर से मिल करके क्या करेंगे, एक अच्छे खासे हाउस को डेवलप कर लेंगे, और जो भी जरूरतमंद, जो हमारे कंपनी का, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होगा, उनको कंसेशनल रेट पे क्या करेंगे, वो हाउस प्रोवाइड करा देंगे। वो क्या हो गया, तो ऐसे लोगों के बेटरमेंट के लिए, ऐसे लोगों के अचीवमेंट करने के लिए क्या किया जाएगा, तो सर याद रखिएगा, इसके लोगों के लिए बनाया गया हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो बच्चों फिलहाल ये जो हम लोग का जो 6 टॉपिक था, तो हम लोग ने आज क्या पढ़ लिया, कोऑपरेटिव के बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स के बारे में जाने, मेरिट्स क्या थे, उसके डिमेरिट्स क्या थे, जिसको लिमिटेशंस भी आप जानते हैं वो भी हो गया, पढ़ लिया। फिर हम लोग समझा टाइप्स के बारे में, हर एक टाइप्स के बारे में प्रॉपर तरीके से क्या किया, डिस्कशन भी कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, और चलते हैं। तो बस एक बात ध्यान हमेशा रखिएगा, ठीक, कि कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।